आते हैं जो वो देखना चाहता है। वो कहते हैं ना, निंदक नीरे राखिए। तो जो निंदक की भूमिका है, जो क्रिटिक की भूमिका है, अनफॉर्चुनेटली चंडाल चौकड़ी अपने लाभ के लिए उन्हें नहीं दिखा पाती है, बल्कि कुछ कठोर निर्णय लेने के लिए यह चंडाल चौकड़ी बाधा भी बनती है, उन्हें डराने का काम भी करती है। एक और बात का और जवाब दे दीजिए सर, एक बात का और, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अक्षम हैं, चंडाल चौकड़ियों से घिरे हैं, राष्ट्र हित देश हित में खुल के निर्णय नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं वो चंडाल चौकड़ी को बाहर कर पा रहे हैं? उनके ऊपर क्या दबाव है? उनके ऊपर किस देखिए तरह की समस्या देखिए है? मैं आपको एक चीज बताऊं। मैं कुछ निर्णयों को आपको बताता हूं जिससे लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? क्या गड़बड़ है ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। पहली बात मैं ये कहता हूं कि जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया, तो हमने उस समय एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने 18 बिंदु एक पत्र लिखा था इनको कि ये डीमोनेटाइजेशन की सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करें। राइट? आप ये बताइए, जब आपने जनधन योजना के तहत सभी के बैंक में अकाउंट खोल दिए थे, तो जो थोड़े बहुत रह गए थे वो लोगों के घर घर भेज के वो खुलवा देते, बहुत कम एनर्जी लगती। राइट? सभी लोग जो है उसमें पैसा एक मुश्त में जमा करते, और यदि एक मुश्त में जमा नहीं कर पाए तो जो दूसरी मुश्त जमा करते तो उसके साथ उन्हें एक एक्सप्लेनेटरी एप्लीकेशन भी लगाना चाहिए कि वो पहली मुश्त में क्यों जमा नहीं कर पाए। राइट? लेकिन जमा करने में कोई बंधन नहीं होगा। अब जो है, हमें अकाउंट में जमा हुआ पैसा टोटल अकाउंट जो मालूम पड़ जाता, उसको हम बैकग्राउंड में देखते, सिलेक्टिवली अपनी एनर्जी लगा के हम उन लोगों की जिम्मेवारी भी निर्वाहित कर सकते थे जिनके पास अनअकाउंटेड ब्लैक पैसा आया है। ठीक है ना? जी। लेकिन ऐसा कुछ तो किया नहीं गया। जबरदस्ती लाइन लगा के पैसा का एक्सचेंज कराया गया। हम जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड उनको दे देते तो लोगों को जो है ना पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। राइट? जी। तो एक एक निर्णय तो ये समझ लीजिए कि जो डीमोनेटाइजेशन है उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। तो इस चीज को, जो कि इतनी कठिन चीज थी जिसने कि इकोनॉमी को बहुत प्रभावित किया है, क्या उनकी चंडाल चौकड़ी और सोच समझ के ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती थी क्या? नंबर वन। नंबर टू, हम जैसे बहुत सारे लोगों ने सुझाव पत्र भेजे होंगे, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल पे उसके डिलीवरेशन करके जो मिड कोर्स करेक्शन है वो कर सकती थी कि नहीं? जी। जो कि नहीं किया। नंबर वन। नंबर टू, आप ये बताइए कि 1,78,000 करोड़ रुपए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से इंडस्ट्रियल्स के जो है माफ किए गए, जी। और उन्हीं लोगों से फिर जो है एनोनिमस बॉन्ड के नाम से पार्टी फंड में जो है पैसा ले लिया गया। तो ये करना कहीं ना कहीं कुत्सित मानसिकता का प्रदर्शन करता है, कहीं ना कहीं चंडाल चौकड़ी की जो है ना सोच को दर्शाता है। तो इसमें बदनामी तो मोदी जी की होती है ना? होगी ना। तो अब जो यदि आप जो है ना नहीं समझेंगे तो होगी। जो निर्णय लेने वाला है यदि वो ठीक निर्णय नहीं लेगा तो होगी, निश्चित तौर पे होगी। अब आप ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर फंड में इतना पब्लिक का पैसा आया है, उसको ओपेक क्यों रखा गया है? हम ये नहीं कह रहे हैं, आपको टोटल डिस्क्रिशन है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जनहित में आप जैसा चाहें उसे यूज करें, लेकिन उसे ओपेक तो ना रखें जी। उसे पारदर्शी तो रखें। जी। तो ऐसी सैकड़ों, अब आप जो है ना, हम तो कोरोना में लेमन जूस की बात कर रहा हूं। मैंने लेमन जूस के बारे में उनको 4 पत्र लिखे, उनकी पीआईबी से बात की, हमने डॉक्टर पांड्या जो कि आईसीएमआर के जो है ना कोरोना चीफ है उनसे बात की, और उनको बताया कि क्लिनिकली भी ये सत्य पाया जा रहा है और साइंटिफिकली भी सत्य पाया जा रहा है, और कैसे सत्य पाया जा रहा है। इसके बावजूद भी, और जब हमने उनको सीधे ऐप के माध्यम से भी दिया, 4 पत्र लिखे, तो ऐसे संवेदनशील मुद्दों में जहां पर कि आपकी समस्या का समाधान और भावी सभी समस्याओं का समाधान निहित हो, क्योंकि नींबू का रस जो है वो आरएनए स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है। इसका मतलब है माइक्रोकॉन और सभी कॉन को छोड़ दीजिए, सभी डेल्टाज को छोड़ दीजिए, कोई भी वायरस जो है वो आरएनए, आउटर मेम्ब्रेन और स्पाइक से मिलकर बनता है। जब जब नींबू का रस आरएनए स्ट्रक्चर को ही तोड़ दे रहा है, तो 1200 रुपए की वैक्सीन क्यों? तो कहीं ना कहीं चंडाल चौकड़ी घेरे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है ना लॉबीज घेरे हुए हैं।
तभी तो जो है ना ये आरोप लग जाता है कि हम दो और हमारे दो। अच्छा ये बताइए, तो प्रधानमंत्री इससे कैसे निकलेंगे? राष्ट्रभक्त होने के वो नाते वो आप वो कोई तो राह यही दिखाइए। निकलेंगे। उनको निकालने का तरीका यही है कि जनता की आवाज हम लोग बने और हम उनको वो दिखाने की कोशिश करें। अभी आप उनके पास पिटीशन भेजेंगे तो उन तक पहुंचेगी नहीं, जैसे भी हमने इतनी सारी भेजी, मालूम नहीं उनके पास तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो ये हम्म, पिटीशन ऐसे ही रास्ते में पड़ी रहेंगी। लोग बाग अपने चंडाल चौकड़ी अपने दृष्टि के हिसाब से जो चीज ठीक होगी उसे अपने तरीके से परोसेगी। तो राइट। इसका मतलब देश प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं, चंडाल चौकड़ी चला रही है। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप अपने विवेक से नहीं, जो उचित हमें समझे वो निर्णय डिप्लोमेटिक लें। आंसर मैं इस क्यों पे दे नहीं, रहे मैं हैं इस पे आप? कमेंट नहीं करूंगा, हम्म, क्योंकि मैं इस पे कमेंट करके जो है ना कोई गुस्ताखी मोदी जी के सामने नहीं करूंगा। क्यों लेकिन गुस्ताखी? आप जो मोदी जी है भगवान हालातों है? से निर्णय खुद लेना आप। नहीं, मोदी जी भगवान तो नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं ये नहीं हम्म, कह रहा हूं, मैं ये कह हम्म, रहा हूं कि वो हम्म। हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। हमें उनको जो है शक्ति बढ़ाने में मदद करना चाहिए। नहीं, तो इससे पहले के प्रधानमंत्री किसी और के द्वारा चुने हुए थे। नहीं तो उनको भी शक्ति प्रदान करना चाहिए थी। अब ये बताइए कि हम्म, उन्होंने जो है बहुत उत्सुक मानसिकता के साथ एक्ट लाए। हमारे लोगों ने तो जो है ना उनकी उनको नहीं बताया। वो जो है ना एक्ट जो है ना तो कैबिनेट में डिस्कस हुए, जरूरत ही नहीं कौन मानी से गई उनकी। कौन से वो एक्ट? वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट एक्ट 2013 का। तो आप मोदी जी को उसको हटा देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो चंडाल चौकड़ी कहेगी तभी हटाएंगे ना वो। नहीं, मोदी जी को तो इतनी समझ होना चाहिए कि जो कांग्रेस ने गलत काम किए वो हम सही मेरा कर दें यही राष्ट्रहित में। कहना है कि क्राइम फ्री भारत, चाहे संवैधानिक गलतियां हो, चाहे कानून की गलतियां हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी लाने की वो हो। हम्म, क्योंकि ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी फ्रेम जिसे सरदार पटेल जी ने आयरन फ्रेम कहा था, ये हम्म, आयरन नहीं, ये स्वार्थी फ्रेम पैदा हो गया है। हम्म, इसमें आदमी अपने स्वार्थ से आगे सोचते ही नहीं है, अपनी पोस्टिंग से ज्यादा सोचते ही नहीं है, अपने पोस्ट रिटायरमेंट के बाद उसे क्या मिलेगा इससे ज्यादा सोचते ही नहीं है। तो ये आयरन फ्रेम हुआ या स्वार्थी फ्रेम हुआ? जी। तो अच्छा चलिए, हम अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। अब जी वो देखिए, इस चीज की जिम्मेदारी भी आप ही पे है कि आप आंसर देते हैं, तो उस तरह से दूसरी बात हो जाती है। अब ये बताइए, अपराधियों से मुक्त राजनीति कैसे होगी, उस पे आइए। देखिए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम उनके व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर दें। राइट। जो जी, लाभ अपराधियों के रहने के कारण नेताओं को मिल रहा है, यदि वो लाभ से वंचित हो जाएंगे तो वो नहीं करेंगे। कैसे होंगे? तो वो दो तरीके हैं उसके। एक तरीका तो ये है कि हम जो है एक्सपेंडिचर फ्री भारत को लाएं। राइट। जी, अगले जी, उसमें हम उसको विस्तार में बताएंगे, मेरे ख्याल से इसमें से समेटेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। जी, और दूसरा है कि नियम कानून बनाकर हम इन्हें इलिजिबल करें। जी, और जितनी भी नेगेटिव चीजें इस देश में हो रही हैं, आप ये बताइए, इस देश में आइलैंड बन गए हैं, इस देश में जो है ना ऐसे ऐसे जो ना एरियाज बन गए हैं जहां पुलिस प्रवेश करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, जी, जहां पे कि पुलिस को बूचर कर दिया जाता है, जी, जहां पर कि धड़ल्ले से एंटी नेशनलिस्ट कार्रवाइयां चलती हैं, जी, जहां पर कि उन सब जो है ना सेंटर्स को हम ऐसा अवैध किला क्यों बनने दे रहे हैं? जी, तो इन सब चीजों को जब अपन करेंगे, जब अपन एक्सपेंडिचर फ्री भारत लाएंगे, जब हम अपराधियों को खड़े होने का जो है ना नियम ही बना देंगे कि अपराधी खड़े नहीं हो सकते हैं, जब इस देश में चपरासी बनने के लिए सचरित होने की जरूरत है, तो कानून का निर्माता बनने के लिए सचरित होने में क्या प्रॉब्लम है? एक एक्ट बनाना है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में वो प्रावधान कर दिए जाए। जी, उसमें हम ये भी प्रावधान कर सकते हैं, हम दूसरे वो प्रावधान भी करें कि जो जो है ना इंटरटेनमेंट के लिए या आपने उसके लिए खड़े हो जा रहे हैं या लोगों को डमी कैंडिडेट खड़ा कराया जा रहा है, तो जिनकी जमानत जब्त हो उन्हें 10 साल के लिए तपस्या करने का वो होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी एक भी कैंडिडेट नहीं जिता पा रही हैं, उन्हें जो है 10 साल या 15 उन्हें 15 साल की तपस्या होना चाहिए। जो व्यक्ति नोटा को एक पूरा कैंडिडेट माना जाए और जो नोटा से हारेगा उसे 15 साल के लिए तपस्या करने दिया जाए, तो अकेला अपराधी नहीं, हमें चारों तरफ से चीजों को जो है ना घेरना पड़ेगा, तभी जी। जो है जो अनुकूल परिवर्तन है वो आ पाएगा। तो इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका होगी? चुनाव आयोग की भूमिका, देखिए, चुनाव आयोग में भी वही जाते हैं जिन्हें पॉलिटिकली कन्वीनियंट मान के रखा जाता है। तो जी, हमें
चुनाव आयोग को भी की जिम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी का प्रावधान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वहां बैठकर अपने लाभ के कारण या जो उसने पहले लाभ किया है उसके लिए वो गलत निर्णय लेता है, तो उसी चुनाव आयोग को अकाउंटेबल भी बनाया जाए। वो किसी को लाभ देने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग की अपनी जो छवि है, अपनी जो कार्रवाई है, वो जो है किसी भी लांछन के परे होना चाहिए, किसी स्वार्थ के परे होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा अकाउंटेबल, और ज्यादा पारदर्शी, और ज्यादा सक्षम बनाने की जरूरत है। उसे कड़े निर्णय लेने में डर नहीं लगना चाहिए। सर, वर्तमान चुनाव आयोग का जो ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या वो अपने संवैधानिक दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है? आप इलेक्शन कमीशन को छोड़ दीजिए, हम पूरे स्टील फ्रेम को कह रहे हैं कि वो जो है ना स्वार्थी फ्रेम हो गया है, और उसी फ्रेम से जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकल के आते हैं, तो वो स्वार्थी फ्रेम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस बात से कुछ सहमत मुझे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? मैं सब बात से सहमत हूँ। जहाँ सहमत नहीं हो तो मैं टोक देता हूँ। मैं अब ये कह रहा हूँ, आप आखिरी रिमार्क दीजिए जनता के लिए कि अपराधियों से मुक्त राजनीति कैसे हो। आखिरी रिमार्क। अपराधियों से मुक्त राजनीति ये पार्टी तंत्र वाले कभी नहीं लाएंगे, जो भिखारियों जैसे फड़ बांध के बैठे हुए हैं, जो दूसरी पार्टियों के लोगों को, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो है ना हित के लिए, अपने पदों के लिए जो दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, तो ऐसी पार्टी जो एन के इन प्रकारेण सत्ता में आना चाहती हो, और जो जिसमें कि सभी पार्टियां क्वालिफाई कर रही हैं, इन पार्टियों से ऐसे कानून बनाने की जो है अपेक्षा करना नामुमकिन होगा, जब तक कि हम उन्हें घेरने में सफल नहीं होंगे, जबकि हम उन्हें विवश करने की स्थिति में नहीं होंगे। और इस देश में विवश करने की स्थिति हम किसानों जैसी नहीं कहेंगे, क्योंकि किसानों जैसा सामर्थ्य हम में नहीं है। तो दूसरा तरीका, थाली और बजाइए, दीपक जलाइए, ड्रम करिए, बॉयकॉट करिए, काले वो पैंट पहनिए, काले अंग्रेज वापस जाओ करिए, और उन्हें हर दिन जो है ना ये विवश करिए कि वो ये निर्णय लें। यदि वो निर्णय ले लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हठ धर्मता के साथ उन्हें हारने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसे हालात पैदा किए जाएं, ऐसे 545 तपस्वियों को इकट्ठा किया जाए और उनको हरा दिया जाए, क्योंकि दूसरे दुष्ट जो है ना उनसे कम नहीं है। तो इनको हटा के दूसरे के लाने से काम नहीं चलेगा। हमें तपस्वी और मनुष्य जिनकी कमी नहीं है उनको लाना पड़ेगा। और एक बार यदि आप जो है ना, क्योंकि हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है, हर कोई जो है ना कष्ट में है, तो हर के उसमें पीड़ा है। केवल लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो जो है वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल जैसे लोगों ने और बाकी लोगों ने जो विश्वासघात किया है, उससे वो हर किसी को शक की दृष्टि से देखते हैं। लिहाजा वो दूध को भी जो है दूध के से जले लोग जो है ना छाछ को भी फूक फूक के पी रहे हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि क्राइम फ्री भारत का जन समर्थन किया जाए, इसकी संख्या जितने जल्दी हो सके करोड़ों में पहुंचाई जाए। फिर थाली और दीपक और वीडियो, काले बैंड, काले वो स्लोगन, इनके जो है ना किसी प्रोग्राम में ना जाना, चाहे वो जो है टैक्स पेयर के पैसे से जो है ना आपको गाड़ी भेजें, आपको टैक्स पेयर के पैसे से जो है ना ब्रेकफास्ट कराएं, लंच कराएं, डिनर कराएं, चाहे उल्टे आपको 500 रुपए पर डे भी दें, तब भी इनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। इनको अपने किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। इनके जो है ना उसकी सेवा दरबार की शोभा नहीं बनेंगे। और इन्हें जो है जब भी ये चूंकि जब आप करोड़ों में होंगे तो हर गली हर कोने में आप होंगे, तो जब भी ये आपके क्षेत्र में जाएं वहीं से आप जो है ना झंडा दिखाइए और कहिए काले अंग्रेज वापस जाओ, तो ये उस स्थिति में बेबस होंगे। और यदि इनकी खाल और भी मोटी होगी तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है, 2024 में व्यवस्था को बदला जाए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू सूरज भाई। आप